हेलो गाइस, आप सबों को पीसीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सीएनटी और एसपीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आने वाले जेपीसी के एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? इसके आंसर्स हैं बी 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था। इट मीन्स छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? यहाँ पे खाका शब्द का मतलब होता है कि इसका जो प्रारूप है ये किसने तैयार किया था। इसके प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? जॉन एच हॉफमैन को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका या फिर प्रारूप तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? आपके आंसर हैं बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल काश्तकारी अधिनियम के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू हुआ? आपके आंसर हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल। आपके आंसर होंगे इनमें से सभी प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल 19 अध्यायों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल 271 धाराएं हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? आपके आंसर हैं 1920 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? आपके आंसर हैं जनजातियों को भूमि से बेदखल करना। ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? आपके आंसर हैं कोरकर। ये क्या है? ये कोरकर कहलाता है। नेक्स्ट, वैसी भूघृति जिसे परिवार के कुल पुरुष वारिस न होने पर
रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपके आंसर हैं बी, पुनर्ग्राह भूकृति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? आपके आंसर हैं 1793। 1793 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है? क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है। आपके ऑप्शन हैं, आपके आंसर होंगे बी, वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। आपके ऑप्शन होंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत क्या है? आपके क्वेश्चन क्या है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का क्या तात्पर्य है, जोत का क्या मीनिंग है? जोत का मीनिंग होता है रैयत के द्वारा धारित भूमि। रैयत के द्वारा धारित भूमि को ही जोत कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य है। आपके आंसर हैं वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो, उसे भूस्वामी कहा जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य क्या है? आपके आंसर होंगे, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो, उसे काश्तकार कहते हैं। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान क्या है? यहाँ एक शब्द आया है, लगान क्या है? आपके आंसर हैं सी, रैयत द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्राह भूकृति का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, पुनर्ग्राह। यहाँ पे एक वर्ड है कि पुनर्ग्राह का मतलब क्या होता है? आपके आंसर हो जाएंगे
परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि को पुनर्ग्राह भूगृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पे एक वर्ड है काश्तकार। यहाँ पूछा गया है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। आपके आंसर होंगे भूधारक, रैयत, मुंडारी, खूट कटीदार, उपरोक्त में से सभी। आपके आंसर होंगे उपरोक्त में से सभी। ये सारे हैं ए बी सी, तीनों आपके काश्तकार के अंतर्गत शामिल हैं। माफ़ी चाहता हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारा का क्या तात्पर्य है। आपके आंसर होंगे बी, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता हो उसे भूधारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एक रैयत का प्रकार नहीं है। आपके आंसर हैं तीनों रैयत के प्रकार हैं, अधिभागी रैयत, अंधिभोगी रैयत एंड खूट कटीदार अधिकार प्राप्त रैयत। ये तीनों जो हैं आपके रैयत के प्रकार नहीं हैं। क्या बोला गया है, माफ़ी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है। तो बोला गया ये तीनों जो हैं ए बी सी तीनों रैयत के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उनका लगान चुकाता है उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है। आपके आंसर हैं उसे भूधारक कहा जाता है। उसे भूधारक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, वह मुंडारे जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है। आपके आंसर हैं मुंडारी, खूंट कटीदार। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का तात्पर्य क्या है। डिक्री, अब एक वर्ड है, डिक्री का क्या तात्पर्य है। आपके आंसर हैं सिविल न्यायालय का आदेश, यह डिक्री का तात्पर्य है। अगले प्रश्न की ओर, छोटा नागपुर भूगृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूमिहीन को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। आपके आंसर हैं सी, 12 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस धारा के तहत भूधारक या फिर ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। धारा 9 क के तहत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है,
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? आपका आंसर है बी, धारा 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? आंसर है बी, धारा 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? आपके आंसर हैं धारा 22 के अंतर्गत, सेक्शन 22 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? आपके आंसर हैं धारा 33A के तहत। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत डैश के वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। आपके आंसर होंगे बीस। आई होप आप सबको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत निम्नलिखित में से किस धारा पर किसी अंधिभागी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? आपके आंसर हैं उपरोक्त सभी प्रकार के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अंधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? आपके आंसर हैं उपायुक्त के द्वारा बेदखल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? आपके आंसर हैं 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए अंतरण किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुगतबंध बंधक कर सकता है? 7 वर्षों से कम। अगला प्रश्न, आपका प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत भुगतबंध बंद कर सकता है? जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके आंसर होंगे
बिहारी और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के सेक्शन 3A के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो और दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो तो ऐसे वाद में निम्न में से कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? आपके आंसर हैं बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ये किस धारा के तहत न्यायालय के द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु या मतलब बेचने के हेतु कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा? यह किस धारा में दिया गया है? आपके आंसर हैं धारा 47 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? आपके आंसर हैं ए नंबर का है माल कचहरी में या फिर डाक मुद्रादेश द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम डैश वर्षों की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है। आपके आंसर होंगे बी 6.25 यानी 6.25%। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है। यह किस धारा के अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है? आपके आंसर हैं धारा 63 के अंतर्गत अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है, धारा 63 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? राज्य सरकार के किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? आपके आंसर हैं धारा 63 क के तहत बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? कोड़कर, यहाँ पे एक वर्ड मिलता है कोड़कर। कोड़कर का क्या तात्पर्य है?
कोड़कर का तात्पर्य है कि किसी रैयत द्वारा बंजर या फिर प्रतिभूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि को ही कोड़कर भूमि कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है? किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है? ये किस धारा के अंतर्गत? आपके आंसर हैं धारा 64 यानी धारा 64 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 क के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान देय नहीं होगा? कहने का तात्पर्य है कि कितने वर्षों तक लगान नहीं देना होगा। तो आपके आंसर होंगे 4 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या फिर अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या फिर बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उनका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है। यह किस धारा के अंतर्गत है? ये धारा 82 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? ये किस धारा के अंतर्गत भूमि स्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? तो आपके आंसर होंगे धारा 118 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि में निम्न में से कौन सा शामिल है? कहने का तात्पर्य है कि जो सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 118 दिया गया है, 118 जो दिया गया है, इस 118 में विशेषाधिकार युक्त भूमि में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उपरोक्त में से सभी हैं जो शामिल हैं। क्वेश्चन की ओर इसके ऑप्शंस देखते हैं। जिसे भूस्वामी अपने उपकरण से या अपने सेवकों द्वारा जोतता हो। दूसरा, जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिखित या फिर मौखिक पट्टे पर धारित हो। तीसरा, वैसी भूमि जो रांची और धनबाद जिलों को छोड़कर सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़, चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में ज्ञात हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके आंसर हो जाएंगे उपरोक्त में से सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत मुंडारी, खूंट, कट्टीदारी काश्तकारी के अंतर्गत कौन प्रतिबंधित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, आपके आंसर होंगे धारा 240 के अंतर्गत। अगला प्रश्न,
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है? क्वेश्चन अगेन फिर से रिपीट करता हूँ। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है? आपके आंसर हैं जिला उपायुक्त। आपके आंसर होंगे जिला उपायुक्त। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है? क्वेश्चन का तात्पर्य है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहाँ पर अपील की जा सकती है? आपका आंसर है हाई कोर्ट। हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंजर भूमि की बंदोबस्ती किस प्रकार की जा सकती है? आपके आंसर हैं बंदोबस्त पट्टे द्वारा। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है? आपके ऑप्शन हैं, आपके आंसर होंगे राज्य सरकार। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोरकर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जा सकती है? नहीं, यहाँ बोर्ड एक देख रहे होंगे कि नहीं की बात हो रही है कि कितनी वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जा सकती है। तो आपके आंसर होंगे 4 वर्षों तक। 4 वर्षों तक कोरकर भूमि पर मालगुजारी नहीं लगाई जा सकती है। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस करें। थैंक यू। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सेक्शन है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट। माफ़ी चाहता हूँ, संथाल परगना SPT एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है। इस टॉपिक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे हम अभ्यास करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होने वाला है। माफ़ी चाहता हूँ। इसमें कुल 10 से 11 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्नलिखित में से किस जिले में लागू नहीं होता है? कहने का तात्पर्य है जो SPT एक्ट 1949 है वो किस जिला में लागू नहीं होता है? तो आपके आंसर हैं रांची जिला में SPT एक्ट लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत शामिल नहीं है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत
कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है जहाँ बंगला साल चलता है वहाँ प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष। बी है जहाँ फसल साल चलता है वहाँ प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष। जहाँ कृषि प्रजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष। आपके आंसर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? कहने का तात्पर्य है जो संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949 की धारा जो दी गई है 5, ये जो धारा 5 दी गई है कि उसके तहत किसी भी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं जिला के उपायुक्त के द्वारा। अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के प्रधान को की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? ऊपर में हमने क्या देखा कि गांव के प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। यहाँ पे दिया है गांव के प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? कितने? तो 2/3 रैयतों की सहमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? क्वेश्चन रिपीट में कर रहा हूँ। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? आपके आंसर है धारा 12 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घर कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा? किस धारा के अंतर्गत? आपके आंसर हैं धारा 15 के अंतर्गत। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? कहने का तात्पर्य है कि एसपीटी एक्ट संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी भी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, मतलब निजी जमीन पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? आपके आंसर हैं धारा 17 के अंतर्गत वृक्ष लगाने, वृक्ष काटने तथा उसका उपयोग करने का बिल्कुल अधिकार होगा। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयत भूमि का विनिमय किया जाएगा? विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज किया जाएगा। आपके आंसर हैं धारा 23 के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है? आपके आंसर हैं धारा 27।
धारा 27 के अंतर्गत संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949 के तहत किसी भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत धारा 33 के तहत धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द किया जा सकता है। तो आपके आंसर हैं 5 वर्षों तक। कितने? 5 वर्षों तक। अगला प्रश्न, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी भी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? कहने का तात्पर्य है कि संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949 की किस धारा के अंतर्गत किसी भी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है। आपके आंसर हैं धारा 41 के तहत किसी भी बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा। आप सभी को यह प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने वाला है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पर प्रेस करें। थैंक यू।